हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का विद्यागिरी के परिवार में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना फिजिक्स भौतिकी का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने कराया है चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब पहली बात समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन होगा कैसे, है ना। जैसे परावर्तन था, तो परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, चिकना सतह है ना, एक तरफ से कोटेड है, एक तरफ से चिकना है, इस पर कोई लाइट पड़ रहा था, कोई लाइट की रे आ रही थी, किरण आ रही थी, तो इससे टकराकर वापस जा रही थी, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा अपवर्तन में, अपवर्तन में होगा क्या कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर समझ लीजिए कि ऊपर एयर है यानी ऊपर हवा है और नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, तो किरण आएगी, यहाँ से जाएगा, प्रकाश की किरण आया, यहाँ से जाएगा और पास कर जाएगा, है ना, क्योंकि पानी में भी प्रकाश की किरणें जाती हैं। तो इस तरीके से हो गया अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, तो ये हो गया अपवर्तन। तो ये सारी घटनाएं हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्यों होता है ना। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, आप लोग बाल्टी में सिक्के डालते हैं, है ना, तो देखते होंगे कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, या फिर बाल्टी पानी भर के उसमें आप डंडा एक डाल दीजिए तो डंडा लगेगा कि टेढ़ा हो गया डंडा, है ना। वो सब क्यों होता है, कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो होता क्या है। एक माध्यम से मतलब है जैसे कि हवा में प्रकाश थी, अभी जैसे सूर्य से प्रकाश आई तो वो हवा में है, हवा में से जैसे हम उसको पानी में जाने दिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, यानी नदी में गई, हवा से नदी में गई, पानी में गई, तो क्या होगा प्रकाश के साथ। ये देखिए पहले क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम। विरल माध्यम से मतलब है कि जैसे हवा एक विरल माध्यम है और सघन माध्यम हो गया पानी। ठीक है, हवा से पानी में जाए या हवा से ग्लास में जाए, हवा से शीशे में जाए, ये सघन माध्यम हो गया ग्लास। ठीक है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, जैसे वायु से कांच या पानी में, जैसे ये मान लीजिए वो भी ये है और नीचे पानी है, ये पानी है गया, ऊपर हवा है, हवा लिख देते हैं यहाँ, हवा, और नीचे है पानी। अब क्या होगा, प्रकाश अगर हवा से पानी में जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, ये देखो आया, अब पानी में जा रही है, पानी में जा रही है, तो क्या होगा, प्रकाश की गति पहली होगी कि कम हो जाएगी। गति क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये था हवा था, हवा में क्या होता है, गैस थे, ये क्या हुआ, लिक्विड हो गया, है ना। तो लिक्विड में क्या हो गया कि ये सटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या करेगा कि थोड़ी सी स्पीड कम कर देगा, रोक देगा थोड़ा सा। फिर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब अभिलंब किधर है, अभिलंब हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, जहाँ पे इंसिडेंट की वहाँ से हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देंगे। अब क्या था, प्रकाश हमने पढ़ा था पहले वीडियो में कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो ये भी जानना की कोशिश करेगी सीधी रेखा में। बट क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही पानी में जाना चाहेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा तो होता नहीं है बट थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, अपने अभिलंब के पास आ जाएगा, ये है अभिलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब, है ना, अभिलंब के और थोड़ा सा पास में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर दूसरा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इसके हम जस्ट अपोजिट कर दें। अपोजिट करने से मतलब है, देखिए इसको अब मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब पानी से हवा में ला रहे हैं किरण को, पानी से हवा में कैसे लाते हैं, देखिए ये रहा और ऊपर हमने रख दिया पानी, ये पानी है, या फिर ग्लास रख लेते हैं, क्या जा रहा है ना, ये ऊपर शीशा है। ठीक है, ग्लास या फिर शीशा, ऊपर शीशा है, अब रे आया, शीशे से जा रहा था। अब जैसे ही ये अभिलंब हमने खींच दिया, चलो ठीक है, अभिलंब खींच दिया, शीशे से जा रहा था, अभिलंब हम दूसरा कलर से खींचते हैं, दिखने में आप लोग को आसानी पड़ेगी। ठीक है, ये अभिलंब हमने खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। अब क्या हुआ कि प्रकाश तो जा रहे थे सीधे, उसका जाने का भी मन था सीधा, बट क्या होता है कि जैसे ही ये शीशा था और नीचे हवा है, तो हवा बोलता है कि मेरे पास आता है, दूर हो जा, ये दूर हो जाता है। ठीक है, ये अभिलंब के पास ना आकर अभिलंब से दूर हो गया, तो ये क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया। शीशा एक सघन माध्यम है, हवा एक विरल माध्यम है, इसके कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, सघन से विरल माध्यम में आया तो डिफ्लेक्ट कर गया, दूर चला गया अभिलंब से, यही है। इसमें प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है, दूर चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। अब प्रकाश की चाल देख लेते हैं, है ना, अलग अलग
मीडियम्स में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हवा में है प्रकाश की चाल, और हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही हवा में लगभग इतना ही होता है, पर थोड़ा सा कम होता है, 2.99 के आसपास होता है, 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में क्या होता है 2.25, ठीक है। और कांच में क्या होता है ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये याद जरूर रखेंगे, निर्वात में और वायु में कितनी होती है प्रकाश की चाल। समझ में आ गए? चलिए देखते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को कहते हैं। अब ये C है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। इसमें C क्या है, C है प्रकाश की चाल निर्वात में, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है निर्वात में चाल प्रकाश की। n क्या है, ये है अपवर्तनांक, n को बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। n है अपवर्तनांक, n है अपवर्तनांक, n अपवर्तनांक है। और v क्या है, v भी प्रकाश की चाल है, किसमें, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का देगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है भी। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसको देखिए, हर माध्यम का प्रकाश की चाल बदलने के कारण अपवर्तनांक अलग अलग होता है। हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए। अब जैसे देखिए कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, आपके एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक 1 है, तभी तो उतना ही है। वायु का देखिए ये 1.033 के आसपास है। पानी है 1.33, ये भी याद रखिएगा। अल्कोहल है 1.36, केरोसिन 1.44, कांच का है 1.5, हीरा का है 2.42। सबसे ज़्यादा किसका होता है अपवर्तनांक? हीरा का होता है। हीरा का क्या होता है? सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरा का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, ये देखिए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, ठीक है। अब क्या है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हीरा का अधिक है, सही किया था बच्चे ने। अब वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होती है। अब प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रवेश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है। अच्छा, ये पूछ दिया प्रकाश की चाल, तो हमने क्या पढ़ा था? n = c/v, ठीक है। n यानी अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, है ना, 1.5 इसको C मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 10⁸, ठीक है। अब वेलोसिटी हमसे पूछा है। वेलोसिटी किसकी? ये कांच में, कांच में प्रकाश की वेलोसिटी, ये कांच का अपवर्तनांक है और उसका वेलोसिटी पूछ रहा है कि प्रकाश जब वायु से कांच में जाएगा, शीशे में जाएगा, तो उसका क्या होगा वेलोसिटी, जब कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी ही रखेंगे। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इधर आ जाएगा और 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। अब 1.5 से कट जाएगा, कौन सा कटेगा? 1.5 से इसको काट देंगे, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए क्या आ गया वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, समझिए। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ईजी। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन कैसे कर रहे थे हम लोग? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, या तो अभिलंब के पास आएगा या अभिलंब से दूर चला जाएगा। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आए? अपवर्तन होने के लिए प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही पड़ेगा, इसके नहीं जाएगा तो अपवर्तन होगा ही नहीं। जैसे देख रहे थे हम लोग परावर्तन में क्या था कि जा ही नहीं रहा था दूसरे माध्यम में, जा रहा था, देखिए, है ना, रिफ्लेक्ट करके चला जा रहा था। बट इसमें क्या है, ये हो गया परावर्तन, बट इसमें क्या है कि ये है चला जा रहा है ना, तो ये हो गया अपवर्तन। डिफरेंस समझ में आ रही है? हाँ, तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलिए थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में। आगे देखते हैं क्या है रिफ्लेक्शन की यह परिभाषा है।
अब देखिए उदाहरण क्या है, पानी से भरे ग्लास में रखा चम्मच मुड़ा हुआ दिखाई देता है। दूसरा, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। हमने पहले ही बताया था ये क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे ही प्रकाश वायु से पानी में गई तो क्या हो गया, वो अभिलंब के पास आ गया। अभिलंब के पास आ गया तो क्या होगा, प्रकाश मुड़ गया। जब प्रकाश ही मुड़ गया तो उसमें जो वस्तु रखी गई है वो तो खुद ही मुड़ा दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा, है ना, ऐसा। अब अपवर्तन क्यों होता है अपवर्तन, इसका ये छोटा सा लॉजिक है। हर माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होती है ना, इसलिए उसकी गति बदल जाती है। जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति बदल जाती है। गति बदलने से उसकी दिशा भी बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन होता है, जिस कारण हमें अपवर्तन का एक घटना देखने को मिलता है। चलिए, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, यही है। जब पानी में इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है और वह पानी में अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जिसके कारण हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लिख देंगे, समझ में आया? ठीक है, नहीं लिखेंगे तो हमने पीछे लिखा ही है, वैसा आप देखकर लिख सकते हैं। जैसे ये जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा वो। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हाँ, परावर्तन का भी नियम हमने पढ़ा था। कितने पढ़े थे? परावर्तन का नियम 2 होता है, वैसे ही अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। उसमें तो एक नियम तो सेम ही है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों में एक नियम, जो पहला नियम है वो सेम ही है दोनों का। जैसे देखिए क्या है दोनों का नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल से मतलब है प्लेन। प्लेन अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्या है प्लेन, आप जब 11th-12th में पढ़ेंगे मैथ्स तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है प्लेन मतलब क्या। ठीक है, चलिए हम इसमें भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब यहाँ से कोई किरण आएगी और पास कर जाएगी। ये किरण आई और पास कर गई, ठीक है, ऐसा। अब ये है हमारा नॉर्मल है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या ही हम दूसरे में बनाते हैं, एक बार छोटा सा बन रहा है, ठीक है, दूसरे में बनाते हैं। ये देखिए, वेयर इज दिस, हाँ इसमें बनाते हैं। देखिए ये एक माध्यम है, ये मान लेते हैं ये है वायु यानी हवा, और ये मान लेते हैं कांच यानी ग्लास, है ना, शीशा है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये हमने पहले से खींच लिया एक नॉर्मल को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। लीजिए ये है नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोग डालते हैं किरण डालते हैं, देखते हैं किरण कैसा आता है। तो किरण को हमने डाला, ये ला किरण आ गया। अब दूसरा किरण जाएगा, देखिए ठीक है, ये रहा किरण। अच्छा, अब इसमें कुछ एंगल्स भी बनेंगे। एंगल्स कैसे बनेंगे, एंगल्स दिखाते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, एंगल R, ठीक है। उसमें भी था आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पे है अपवर्तित किरण। यहाँ पे परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित बोलेंगे। ये प्रकाश इधर से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इसमें देखिए, इस प्रकाश से अविलंब की दूरी देखिए, गैप देखिए कितना सा है। यहाँ पे देखिए छोटा सा है, कम क्यों गया, क्योंकि ये विरल माध्यम थी। विरल माध्यम वायु था, है ना, विरल माध्यम, और ये था सघन माध्यम। तो विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अभिलंब की ओर आकर्षित होगी, अभिलंब के पास झुक जाएगी। तो यही है ये, ठीक है। तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये दिखा, रिफ्लेक्टेड एक ही समतल में होते हैं, दिखा दिया हमने। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसको हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। स्नेल नियम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब आपतन कोण की ज्या मतलब आप लोग पढ़ेंगे मैथ में साइन थीटा कॉस थीटा, ज्या साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। जब आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है ना, एक नियतांक को हम लोग लिख देते हैं म्यू, ठीक है, म्यू, नियतांक यानी म्यू। अब ये देखिए, जैसे कि हमने ये बताया आई, ये आर, तो ये दूसरा नियम कहता है साइन यानी ज्या एंगल ऑफ आई और साइन आर, है ना, अपवर्तित किरण, इसका इक्वल टू हो जाएगा म्यू मतलब ये नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक दूसरा नियम कहता है, इसी को बोल देते हैं स्नेल्स नियम, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं ये दोनों समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में पूछेगा तो ये दोनों वैसे ही छापेंगे और ये ऐसा फिगर एक बना देंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। परावर्तन के भी 2 ही नियम हैं,
कौन सा अपवर्तनांक का मान होता है। माध्यम में अपवर्तनांक का नाम क्या होता है, साइन आई साइन आर दोनों। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, वो दोनों नियम लिख देंगे, ये जो दोनों नियम हैं ये दोनों नियम लिख देंगे, साथ में फिगर वो बना देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। चलिए अब लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसमें दर्पण क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दर्पण में किरणें क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, इसलिए दर्पण को नहीं पढ़ते हम लोग, दर्पण को पढ़ते हैं परावर्तन में। और लेंस में क्या होता है कि किरणें पार कर जाती है। जैसे ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है गेस करेंगे आप लोग। तो इससे जैसे ही किरणें जाएंगी तो ये परावर्तित करेगी, रुकी ही नहीं, है ना, ऐसा गया ऐसा चला गया, ठीक है। तो ये लेंस में किरणें आर पार हो जाती है, इसलिए हम लेंस पढ़ते हैं अपवर्तन में। समझ में आ गई बात। चलिए अब लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है लेंस, क्या होता है। 2 गोलाकार सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है लेंस कहलाता है। सिंपल सी बात है। 2 टाइप के हैं, उत्तल और अवतल लेंस। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब दोनों में हम बता देते हैं, याद कैसे रखेंगे। जैसे उत्तल दर्पण बताया था, तो उत्तल दर्पण कैसा था, उठा हुआ था, है ना, ऐसा निकला हुआ उठा हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण था। इसमें क्या था, फोकस दूरी इधर थी, फोकस इधर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पे था पोल था ना, हाँ। अब देखिए हम ही बनाते हैं अब उत्तल लेंस। ये रहा उत्तल लेंस, ये भी उठा हुआ है ना, दोनों साइड से उठा हुआ है। अब ये उत्तल लेंस है, इसमें होता है बीच में ऐसे डॉट लाइन देते हैं, क्योंकि 2 दर्पण को जोड़ के बना दिया हमने, उत्तल लेंस है। अब क्या होता है इसमें, देखिए इसमें होती हैं 2 चीज़ें, क्योंकि हमने 2 दर्पण मिलाकर बना दिया, 2 चीज़ें, 2 ग्लास मिला दी हैं एक साथ, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी 2? पहले तो होगा F1 और इसको लिखेंगे 2F1, इधर भी होगा एक F2, इधर होगा 2F2। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, C जो है यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है F1 और F2। समझ में आई बात। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे पोल होता था, अब यहाँ पे क्या होता है, पोल नहीं, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। अब पोल था, इधर ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र हो गया। फोकस जो था, फोकस ही, इसमें 2 फोकस होते हैं। समझ में आई बात। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से फोकस को हम लोग वरीयता देंगे, ठीक है। चलिए ये था उत्तल लेंस और वो था उत्तल दर्पण। तो अवतल लेंस अवतल दर्पण क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों के बारे में। जैसे देखिए अवतल लेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल ऐसा था, अवतल दर्पण था ना, अवतल दर्पण ये था पोल, ये था फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, था ना, हाँ जी। अब क्या होता है अवतल लेंस कैसा होता है, वो देखिए ये रहा ऐसा मिला दिया, ठीक है। ये रहा अवतल लेंस, इसको बोलेंगे अवतल लेंस। और बीच में डॉटेड लाइन देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। ये O से ऑप्टिकल सेंटर दिखाएंगे। समझ में आई बात। इधर होगा F1, इधर होगा 2F1, इधर होगा F2, इधर होगा 2F2। समझ में आई बात। तो दोनों में लगभग कुछ न कुछ सिमिलरिटी है, मतलब समानता है। समझ में आई। चलिए ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कैसे क्या अंतर है। अब देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस कौन बनेगा, जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने दे, है ना, आर पार होने दे। बट यहाँ क्या है, जल आर पार होने देता है, कांच होने देता है, पीतल पीतल नहीं होने देता। तो यहाँ भी पूछा है कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पीतल नहीं किया जा सकता। बढ़िया, चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, 2 होती है, अभी बताया हमने 2 फोकस होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। एक मोटा आइडिया दे देता हूँ कि उत्तल लेंस के बारे में कैसे होगा। जैसे यहाँ पे उत्तल लेंस जो है ना, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अवतल दर्पण के, है ना। अवतल दर्पण हमने जो पढ़ा ना, वो यहाँ पे उत्तल लेंस में पढ़ना पड़ेगा, बस यही है। उत्तल लेंस अवतल दर्पण के बराबर, है ना, और अवतल लेंस उत्तल दर्पण के बराबर। तो अब बारी से हम लोग पढ़ते हैं उत्तल लेंस के बारे में। ये बस समझने के लिए था, एक्चुअली में पूरा बराबर होता नहीं है, बट थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे देखिए बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, अभी बताया था। ये रहा उत्तल उठा हुआ, है ना, उत्तल लेंस है, बीच में मोटा है। अब क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब अभिसारी होती हैं उत्तल लेंस। क्या होते हैं, अभिसारी से मतलब क्या है, अभिसारी से मतलब देखिए जैसे क्या है, अभिसारी से मतलब है कि ये कन्वर्ज कर देती है। जैसे ये F1 2F1, ये F2 और ये 2F2। अब देखिए जब भी पैरेलल रेज यानी समांतर किरणें जाएंगी लेंस से होकर, तो यहाँ तक तो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर तक, प्रकाशिक केंद्र तक, ठीक है। उसके बाद ये ना मुड़ जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा,
कन्वर्ज हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा, एक पास एकत्रित हो जाएगा, है ना। जा रहे थे दोनों साथ साथ, दूर दूर थे, पास में मिल गए दोनों, है ना, टकरा गया दोनों। तो ये क्या होता है, एक पास केंद्रित कर देता है। तो इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जिंग मिरर के रूप में। कन्वर्जिंग यानी अभिसारी, क्या है, अभिसारी लेंस के रूप में। जैसे चश्मा जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर में भी, माइक्रोस्कोप में हमको फोकस करना होता है किसी चीज़ पे, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से फोकस कर पाता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस, है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो ये है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपवर्तित करने पर एक ही मुख्य बिंदु पर एकत्रित कर देता है। और साथ में ये फिगर बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस। अभी हमने देखा उत्तल लेंस की किन्हीं दो उपयोगों को बताइए। दो उपयोग, क्या दो उपयोग होंगे, है ना, जैसे कि एक दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारे जो क्या होता है, कहाँ गया, अभी तो पढ़ा हमने, कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, कोई भी दो लिख देंगे, आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा उत्तल लेंस में। ठीक है, जैसे जैसे अवतल दर्पण में हमने देखा था कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, वैसे ही इसमें भी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु को लगता है इन्फिनिटी पे, कहीं दूर दिख नहीं रहा, आंखों से परे, फिर भी उसका इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी पे हो तो उससे पैरेलल रेज निकलती है, समानांतर किरणें निकलती है। अब समानांतर किरणें निकली और ये मुड़ जाएंगी फोकस के पास, ये भी निकली और मिल जाएंगी फोकस के पास, तो फोकस के पास बनेगी। अब देखिए जो भी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ाया कि प्रतिबिंब रियल होगा या प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी होगा, कैसे होगा, जब रियल किरणें मतलब वास्तव में किरणें मिल रही हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब यहाँ भी वैसे ही है। अब जैसे कि रियल में किरणें नहीं मिलेंगी, हम मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब सपने में मिल रही होगी, तब वो बनेगा आभासी। ठीक है, आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। तो वही फंडा इधर भी काम करता है। ठीक है, इसलिए हमने प्रतिबिंब को दोबारा नहीं पढ़ाया। देखिए ये गया। ठीक है, तो हमने पीछे ही बताया था पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन वाले में कि कम से कम दो किरणें हमको गुजारनी होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो ये किरणें रहा, ये किरण रहा, दोनों कहाँ मिल जा रहा है, फोकस पे मिल जा रहा है, F2 पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। बढ़िया। अब जब वस्तु को 2F1 के पास रखते हैं, देखिए 2F1 और अनंत के बीच में, ये इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, एक किरणें जा रही हैं सीधा पैरेलल जाएगी, दूसरा किरणें जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो सीधा इसी में जाएगी और इसी में वापस आ जाएगी। ठीक है, ये वापस तो नहीं आएगी क्योंकि ये अपवर्तन है, इसमें वापस नहीं आएगी, सीधा चले जाएगी, नो इंटरफेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये समांतर जा रहा था तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। अब दोनों यहाँ पे रियल में मिल गई तो इमेज बन गया, वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। बढ़िया। आकार कैसा होगा, छोटा होगा, देखने से भी लग रहा है छोटा है। अब क्या है, वस्तु को 2F1 के पास रखें। जब वस्तु को 2F1 के ऊपर रखेंगे तो इमेज बनेगा ना 2F2 पर ही बनेगा। ठीक है, जैसा अवतल दर्पण में था कि वस्तु को जब हम C पर रख रहे थे, है ना, ये अवतल दर्पण रहा, वस्तु को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे यहाँ, तो प्रतिबिंब भी बन रहा था यहाँ, है ना, नहीं बन रहा था, प्रतिबिंब भी बन रहा था यहाँ। तो इसी तरह का केस ये भी है, जिसने भी हमने पढ़ा है अवतल दर्पण में वो सारे केस उत्तल लेंस में आते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, वास्तविक उल्टा बराबर आकार का बनेगा। समझ में आ रही है। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, F1 तथा 2F1 के बीच हमने वस्तु को रख दिया, दो किरणें गई, एक किरणें ले जाएंगे हम लोग पैरेलल, दूसरे किरणें ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के पास, तो ये फोकस से होकर जाएगा और प्रकाशिक केंद्र वाला सीधा चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों जाकर मिल गई, कहाँ मिल गई, 2F2 के पास में, 2F2 के पास में मिल गई। और कैसा मिली, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, 2F2 के तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है थोड़ा ये फिगर। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु को F1 पर रखें, मतलब हमने फोकस पे डाल दिया, वस्तु को फोकस पे डाल दिया, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जाएगा अनंत पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा और बड़ा बनेगा फिगर। ठीक है, बड़ा बनेगा, जनरली मान लेते हैं कि बड़ा बनेगा, बट वैसे इन्फिनिटी पे जाएगा तो पता नहीं कैसा बन रहा है ना, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। 8, जब वस्तु है F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच बनती है, जब वस्तु F1 है तथा प्रकाश केंद्र इसके बीच में बनेगी, तो यही एक है ऐसा जो
जिसमें बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसा हमने अवतल दर्पण में भी पढ़ा था, आभासी प्रतिबिंब एक ही था। जब हम लोग पोल के पास रख रहे थे तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। आभासी एवं सीधा वस्तु के पीछे ही बनेगा, उसी साइड बन जाएगा। तो ये थे हमारे 6 कंडीशंस, ये थे 6 कंडीशन जिसमें कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है वो हमने बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं आपके लिए कि कैसे कैसे हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, मान लीजिए उत्तल लेंस ही है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं इसमें हम प्रिंसिपल फोकस जाने देते हैं पहले। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस पे ऊपर हम डालते हैं पहले अपना पहला, तो ये हम पहले नाम दे लेते हैं सबका। ये देते हैं 2F1, ये रहा F1, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F2, ये रहा 2F2। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट? बनेगा यहाँ एकदम छुट्टू सा, एकदम मुट्ठू सा बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उल्टा बनेगा, हमने तो गलती बना दिया। ठीक है, उल्टा बनेगा यानी कि नीचे की तरफ बनेगा और उल्टा बनेगा। ऐसा छोटा सा बनाओ जी, छोटा सा, ऐसा छोटा सा, एकदम छोटा सा बनेगा उल्टा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब अनंत पे है। अब दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी से और 2F1 के बीच में लाया तो कहाँ बना इमेज कहाँ बना? आप लोग बताइए। ये F1 पे था तो F1 से थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो ये यहाँ बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमने F1 2F1 के पास लाया, तो यहाँ भी बनेगा 2F2 के पास, 2F2 के पास बन गया सेम साइज़ का। अब जैसे 2F1 और F1 के बीच लाया तो अब कहाँ जाएगा? अब जितने जितने दूर जाते जा रहा है, इधर भी दूर जाते जा रहा है ना, ये दूर जाते जा रहा है। अब यहाँ पे बनेगा, बन गया। अब देखिए जैसे ही F1 पे हमने लाया तो F1 पे लाया तो ये कहाँ बन जाएगा? इन्फिनिटी पे बन जाएगा। सारे में एक ही कलर यूज कर दिया नहीं, ओहो हो, चलो कोई ना। 2F1 पे था, इधर भी बनेगा 2F2 पर। ठीक है, अब जब ये इनके बीच था तो ये कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब जब F1 पे होगा तब ये कहाँ बनेगा? तब ये बन जाएगा इन्फिनिटी पे बन जाएगा। समझ में आ रही बात? जो दूर जा रहा है इमेज भी दूर जाती जा रही है। समझ में आई? दर्पण में क्या था? उल्टा था। देखिए जो पास जा रही है इमेज दूर बनती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तल लेंस का इमेज। ठीक है, कैसे बनता है प्रतिबिंब। अब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। बताइए, एक ही वो केस था जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन के आभासी बन रही थी, है ना, काल्पनिक बन रही थी। वो कौन सा केस है उत्तल लेंस का? बताइए। जैसे अवतल दर्पण में था वैसे ही उत्तल लेंस का है। कौन सा है? जब वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच पे हो, फोकस और लेंस के बीच में हो, तब बन रहा था ऐसा। उत्तल लेंस के 2F पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनाने की क्रिया का किरण आरेख से उल्लेख करें। ये रहा हमारा उत्तल लेंस ही है ना, हाँ उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का अब हम बनाएंगे, ये रहा 2F पर ही बोला है तो ये लो 2F पर हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ये रहा F1, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F2। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2F2 डाल दिया। अब यहाँ से हम किरणें पास करेंगे। ये किरणें ले जाएंगे समतल यानी समानांतर, तो ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास कर जाएगी। बहुत बढ़िया। अब एक किरणें हम ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई नहीं, यहाँ से पास करेंगे तो ये यहाँ पे मिल गई। कहाँ पे मिली? यहाँ पे मिली। तो कहाँ बनी प्रतिबिंब? कहाँ बना? प्रतिबिंब बना 2F2 पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक है, अब क्या लिख रहा है? हो गया। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? थोड़ा सा नेचर लिख देंगे कि प्रतिबिंब सीधा नहीं, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा और सेम साइज का होगा, मतलब समान आकार का होगा,
समान आकार का होगा, जैसा वस्तु होगा उतने ही आकार का हमारा प्रतिबिंब होगा। बात समझ में आई। चलिए, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? हमको आभासी प्रतिबिंब चाहिए। आभासी प्रतिबिंब एक ही बनता है उत्तल लेंस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर तथा f1 के बीच में हो। अब देखते हैं f1 के बीच में, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है, ये है f2, ये रहा 2f2। अब इनसे हम किरणें पास करवाते हैं। किरणें पास करेंगे तो एक पैरेलल हमने ले लिया, पहले ले लिया तो ये फोकस से गुजर जाएगा, गुजर गया। अब दूसरा हम कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यानी प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से लिया, ये भी गुजर गया। मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, देखिए क्या मतलब, दोनों जा रही हैं पर दोनों कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिल पाएंगे नहीं, मिल पाएंगे, दूरी ही बनती जा रही है, दूरी बनती जा रही है। तो इसको सपने में मिला देते हैं, रियल में तो मिल नहीं रहा, तो सपने में मिला देते हैं। चलो सपने में, है ना, सपने में मिला दिया, ये लोग सपने में मिला दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बना देंगे, ठीक है। कौन सी लेंस में, और इसमें है ना प्रतिबिंब के बारे में भी लिख देंगे कि प्रतिबिंब बनेगा आभासी, बड़ा बनेगा, थोड़ा सा मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा बनेगा, और सीधा बनेगा, ऐसा लिख देंगे। कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? वो एक ही लेंस है, वो है उत्तल लेंस, जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। अब अवतल लेंस पढ़ते हैं, है ना, ये दूसरा टाइप है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस उत्तल लेंस के अपोजिट है। इसमें दो ही केस होंगे, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था उसमें उत्तल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस कैसे हमने बताया था? अवतल लेंस दर्पण को कैसे बनाना था? ऐसा, है ना, तो अवतल लेंस भी बनेगा ऐसा। ये रहा अवतल लेंस, ठीक है, ये रहा अवतल लेंस। समझ में आई बात? बढ़िया, ये रहा अवतल लेंस, ठीक है। इसमें भी दो दो फोकस होते हैं, ये रहा f1, ये रहा 2f2, ठीक है, ये रहा 2f2, ये रहा 2f1 होगा ना जी, 2f1, ये रहा f2 और 2f2, ठीक है। तो इस प्रकार से होती हैं अवतल लेंस। बात समझ में आ गई? ये रहता है हमारा प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है। बीच में ये पतला होता है, किनारे पे मोटा होता है। देखिए बीच में पतला है ना, किनारे पे मोटा है। अब सारी लेंस होते हैं, अब सारी मतलब ये डाइवर्ज कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें जो है ना, किरणें आपस में मिल नहीं पाती हैं, है ना। दो दोस्त चले, साथ साथ चले, हाथ पकड़ के, हम साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। यहाँ पे आते ही नहीं, मेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है ना। यहाँ से जा रहे थे क्लास 1 से 10th तक गए, यहाँ भी क्लास 1 से जा रहे थे 10th तक गए। जैसे ही 10th हुआ, हम ले लिए साइंस, तुम ले लिए कॉमर्स, लोग अलग हो गए, है ना, अलग अलग रास्ते पे चल दिए। तो यही करता है ये हमारा अवतल लेंस, ठीक है। क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, यानी दो समांतर किरणें को डाइवर्ज कर देता है, मतलब विकेंद्र कर देता है, फैला देता है। इसलिए इस दर्पण, इस लेंस को अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी लेंस, सॉरी दर्पण नहीं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? चश्मा बनाने में। कौन सी, किस दृष्टि दोष को? निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दरवाजे के पीपहोल, हाँ, आप लोग मूवी में देखे होइएगा या फिर घर में भी देखे होइएगा। क्या होता है कि दरवाजे में, मेन गेट में लोग इतना छोटा सा कैमरा लगा रखते हैं। जब भी कोई गेट खटखटाया तो देखने के लिए कौन है, ऐसे आंख लगाकर झांकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि पूरा सा व्यूज दिख जाता है। क्यों दिखता व्यूज? क्योंकि था तो ये छोटा सा कैमरा, जैसे ही हमने कैमरा से देखा इतना सा व्यूज है ना, पूरा बड़ा सा दिखाता है एरिया। तो इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं उस पीपहोल के में। अवतल लेंस के अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये रहा आंसर, इसको चिपका दीजिए, क्यों कहा जाता है, ठीक है, बढ़िया। अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं, दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। एक है कि वस्तु जब अनंत पर हो, अनंत पे रख दो, इन्फिनिटी पे, ये रहा इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से दो किरणें जाएंगी, गई, ये भी गई, गई। अब गई तो क्या हो गया? ये तो गई तो दोनों आपस में ही पता नहीं कहाँ चली गई, दोनों ही चली गई, मिला ही नहीं आज तक कहाँ गया, ठीक है। अब दोनों तो चले गई, रियल में तो कभी मिल नहीं रहा सा, तो मिल नहीं रहा तो इसको हम मिला देते हैं सपने में। ये आया इसके भी सपने में और ये आया इसके भी सपने में, और यहाँ पे मिल गया F1 के पास, F1 के पास मिल गया, हमने सपने में मिलाया है। तो कैसे बनेगी प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगी आभासी, ठीक है। और आभासी बनेगी तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, नो डाउट। आभासी होगा तो सीधा बनेगा, F1 पे बना और बहुत छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे मिल ही रहा है तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब जब वस्तु, दूसरा क्या है, कहीं पे रख दो वस्तु, नो मैटर, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ, कहीं भी रख दो वस्तु, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो वस्तु, प्रतिबिंब तो बनना ही है, बट आभासी ही बनेगा, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने वस्तु को रखा 2F1 तथा F1 के बीच, एक किरण ले जाएंगे सीधा, दूसरा ले जाएंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो डायरेक्ट पास कर जाएगा, जो हमने प्रकाशिक केंद्र से ले गया डायरेक्ट पास कर जाएगा। बट ये क्या है जो पैरेलल गया, ये कहता है ना हम नहीं मिलेंगे कभी,
मिलता ही नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हम इसको ज़बरदस्ती मिलवाते हैं, सपने में हम तुम्हारे सपने में आए, तुम भी मेरे सपने में आया करो, यही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिल गया, अब मिल गया तो यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा यहाँ होता है, समझ में आई बात। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा लेंस तथा F1 के बीच, यही हम बनेगा, ये लेंस रहा और ये F1 रहा, तो इन्हीं के बीच हमेशा प्रतिबिंब घूमता रहेगा। आप ऑब्जेक्ट को कहीं रख दीजिए, नहीं कहीं फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज बनेगा तो यही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और छोटा होगा, मतलब जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे दिखाएगा हमको छोटा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा अवतल लेंस का। चलिए आगे चलते हैं फट से। ये रहा उसकी समरी, देख लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा और छोटा ही बनता है, बड़ा तो कभी होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि मिल ही नहीं रहे आपस में। चलिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा ही होगा, और होगा क्या, सीधा होता है, इनमें सभी होगा, तो फिर है ना, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए, लेंस सूत्र, ये लेंस सूत्र है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे दर्पण सूत्र क्या था, 1/f = 1/v + 1/u, ये था दर्पण सूत्र। ये क्या था, ये था दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में बस थोड़ा सा ही अंतर है, प्लस माइनस का, तो आप लोग देख लेंगे प्लस और माइनस का। इसको यहाँ से रब कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चिन्ह परिपाटी, जैसे हमने बताया था दर्पण में भी चिन्ह परिपाटी है ना, कि किस दर्पण का फोकल लेंथ प्लस में होता है, किस दर्पण का फोकल दूरी प्लस में, किसका माइनस में, किसका होता है, बताइएगा जरा कमेंट में। अभी हम बताते हैं लेंस का, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उभरा हुआ है उत्तल लेंस, ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे उसमें समझाया था ना दर्पण में कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ भी काम करेगा। जैसे देखिए, हमने जब बनाया ही है तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे बनाया हमने, ये रहा हमारा उत्तल लेंस रहा। अब इसमें हम डालते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का भी काम करेगा, और इसको हम मान लेते हैं कि ये अंदर भी है, ठीक है। समझ में आएगा बात। चलिए अब एक ड्रॉ करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आई। चलिए अब दूसरा हम ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करें, हाँ ठीक है। अब लिखते हैं, ये हमारा F1, ये रहा 2F1, ये है O, और ये रहा F2 और ये हुआ 2F2। इसको लेट सपोज कर लीजिए, ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है y एक्सिस। एक बार मान लीजिए ना, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये है y एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर में y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, दाहिने साइड पॉजिटिव, बाएं साइड नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम कहाँ रख रहे थे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, है ना, वस्तु को कहाँ रख रहे थे, हमेशा इस साइड रख रहे थे। तो क्या होगा, लेंस से वस्तु की दूरी u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा, v ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था, मतलब कि इमेज प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा था, इधर भी बन रहा था। तो अगर इधर बन रहा है बाएं साइड तो नेगेटिव होगा, और इधर दाएं साइड बन रहा है प्रतिबिंब तो v होगा, ये पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात। अच्छा, ये देखिए हाइट, देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट, देखिए वस्तु का हाइट किधर है, y एक्सिस के ऊपर वाला साइड में है, तो ऊपर वाले साइड में है तो हाइट हो जाएगा पॉजिटिव। प्रतिबिंब कैसा, नीचे बन रहा था, है ना, प्रतिबिंब तो नीचे बन रहा था। जैसे ये ठीक है, हमने लिख दिया है, बट चलो ठीक है, लिख दिया है। तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, तो नीचे का हाइट क्या होगा, ये हो जाएगा हाइट नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है कि सर फोकस दूरी इसको ले या इसको ले, समझ में नहीं आ रहा किसको ले, है ना। फोकस दूरी किसको ले फोकस दूरी, इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं याद रखने के लिए। जैसे हमने उत्तल दर्पण पढ़ाया था उत्तल दर्पण, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। तो दर्पण में किधर था इसका फोकस, इधर था, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बताइए कि हम यहाँ पे अगर बनाना चाहें कि हमारा फोकस जो होता है वो कैसा होगा, है ना। ये रहा, हमने बना दिया ओ, ठीक है। अब ये फोकस है दाहिने तरफ है, यानी ये x एक्सिस है, x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है f स्मॉल f, ये कैसा है, पॉजिटिव है ना। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल लेंस है, बट इसमें भी हम लोग फोकस दूरी जो लेंगे f, ये लेंगे हमेशा पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी हमेशा, खत्म कहानी,
ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ये क्या है, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल लेंस का भी चिन्ह परिपाटी बता ही देते हैं, है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस को ड्रॉ करिए, कैसा होगा, ऐसा होगा, बीच में पतला है, बाहर से मोटा है ना। अभी ठंडी का समय है, कपड़े मस्त पहनिए, इससे क्या होगा, आप भी पतले हैं तो मोटे दिखेंगे, ठीक है ना। कीजिए कपड़े, ये सब ठंडी के फायदे हैं, भूल जाते हैं आप लोग, फायदे तो देखने चाहिए, है ना, ठंडी के फायदे हैं। चलिए, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं एक, ये, ठीक है। चलिए, अब ये है O, ये है F1, ये है F2, ये है F2 नहीं, ये F2 है, ये 2F2 है ना। ये F2 कहाँ से, ये 2F1 है, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी हम लोग ड्रॉ करेंगे वो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से ये क्या होगा, ये हो गया y, ये हो गया x है, तो x है, ये O है, बीच वाला है 0, ठीक है। अब देखिए 0 के दाहिने साइड पॉजिटिव वाला होगा, इधर साइड निगेटिव वाला होगा, तो इसमें भी आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि सर इसमें कौन सा लें, यहाँ तो फंस गए आप। नहीं नहीं नहीं, हमारा ट्रिक कभी नहीं फंसेगा, इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ये रहा हमारा अवतल दर्पण रहा, इसमें फोकस किधर होता था, इधर था फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका फोकस हमने कैसे लिया था, फोकस दूरी ये था, निगेटिव में था ना, फोकस दूरी निगेटिव में था, फोकस दूरी निगेटिव था, है ना। वैसे ही इसका भी फोकस दूरी लेंगे, निगेटिव में लेंगे, फोकस दूरी निगेटिव। समझ में आई बात, बढ़िया। अब इसमें देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से कितनी होगी, ये भी हमेशा निगेटिव में होगी, है ना, u होगा, ये u है, u नेगेटिव में होगी। अच्छा, इसका प्रतिबिंब बन रहा था, वो भी इधर ही बन रहा था, इधर तो बन ही नहीं रहा था, नहीं बन रहा था ना, तो प्रतिबिंब भी जो होगा ना, तो उसका भी लेंथ जो होगा हमेशा निगेटिव ही होगा। यहाँ पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, है ना, ये निगेटिव ही है, कुछ है ही नहीं पॉजिटिव, एक ही चीज़ पॉजिटिव है, वो है क्या, प्रतिबिंब की हाइट, है ना, हाइट पॉजिटिव है, प्रतिबिंब की हाइट हो या फिर वस्तु की हाइट हो, वही दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी से धनात्मक फोकस दूरी होती है, किसकी होती है, धनात्मक जी, यानी उत्तल लेंस की तो होती ही होती है, उत्तल दर्पण की भी होती है, यानी दोनों की होती है ना, हमने दोनों बताया था अभी। आवर्धन, है ना, आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब ऊंचाइयों का रेशियो, ऊंचाइयों का अनुपात, है ना, किसकी ऊंचाइयों का अनुपात, गुरुजी किसकी ऊंचाइयों का अनुपात। ये रहा हमारा दर्पण, ये रहा कोई वस्तु, इसकी ऊंचाई, और ये रहा कोई प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई h और इसकी ऊंचाई h डैश, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन। और आवर्धन का एक दूसरा तरीका है m = v/u, v क्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया v और ये हो गया u, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों जो भी है ना, ये पॉजिटिव में ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। साइन देख लीजिए, अगर m का साइन पॉजिटिव आया, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, m का साइन नेगेटिव आया, माइनस आया, मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। बात खत्म इतना पे ही। आगे चलते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अभी देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या था, m = h और h डैश। अच्छा, लेट सपोज मान लेते हैं कि हाइट जो है वो मीटर में होगा, तो जैसे देखिए m वस्तु का हाइट है 10 मीटर, प्रतिबिंब का हाइट बना 5 मीटर का, तो देखिए ये मीटर से मीटर तो कट ही जाएगा, तो कोई इसका यूनिट ही नहीं बचा गया, ये भी कट जाएगा, 5 × 10 यानी 2 क्या, मैग्निफिकेशन 2 क्या, कोई यूनिट ही नहीं है, यानी कि ये मात्रक विहीन है, यूनिटलेस है, ठीक है। चलिए, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो ये अभी बताया हम v/u। लेंस की क्षमता, ये पढ़ने वाली चीज़ है, और ये लास्ट भी है कि लेंस की क्षमता होती क्या है, ठीक है। लेंस वह क्षमता है जिसके कारण लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित कर पाता है, वो लेंस का पावर है। जैसे हमने ये कोई लेंस बनाया, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, हमने ये बनाया और ये यहाँ पे मिला दिया, ये यहाँ पे मिला दिया, तो ये कितना फास्ट मिला दिया, कितना फास्ट तेजी से काम किया, वो उसका पावर कहलाता है ना। पावर इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि पावर, जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वो फट से काम कर देगा किसी काम को, है ना, वैसे ही पावर है, तो वो लेंस की क्षमता कहलाती है। तो लेंस की क्षमता, अब इसका फॉर्मूले भी होंगे कुछ, ये क्षमता को लेंगे P यानी पावर = 1/f, f यानी यहाँ पे है फोकस दूरी, फोकस दूरी को हमेशा यहाँ मीटर में ही लेंगे,
मीटर में। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो होता है एक डायऑप्टर, डायऑप्टर एक यूनिट है, ठीक है। एक और यूनिट होता है, जैसे कि फोकस दूरी को मीटर में लेंगे तो 1/मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर यानी पर मीटर भी बोल सकते हैं। ये भी एक यूनिट है, ठीक है, और ये भी एक यूनिट है। दोनों यूनिट है किसका, लेंस की क्षमता का। जो आपको ऑप्शन में दिख जाए मार दीजिए, ठीक है। चलिए, उत्तल एवं अवतल लेंस की क्षमता, अब दोनों की क्षमता देख लेते हैं। फोकस दूरी धनात्मक, क्षमता भी धनात्मक होगी किसकी, उत्तल लेंस की, क्योंकि हमने पढ़ा था। ये देखिए, फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव निगेटिव है ही नहीं, जो नीचे होगा वही होगा। अवतल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक होगी। बात है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कौन सी है जी, कौन है जो धनात्मक है, ये है हमारा उत्तल लेंस, इसका है धनात्मक। लेंस की फोकस दूरी क्षमता P हो तो बताइए कौन है। अभी क्या होता है, जो पावर होता है फोकस दूरी का अपोजिट होता है, ये रहा। अब इसको ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P × F = 1, ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख तो रहा है, ये रहा F × P 1, यही तो है। चलिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की पावर का, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या है, एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक, सेंटीमीटर नहीं, डायऑप्टर है, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, क्षमता बताना है। क्षमता क्या होता है, पावर = 1 फोकस दूरी, 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, 2 मीटर है, 2 मीटर है तो इसकी क्या हो जाएगी 0.5 पर मीटर लिखो, या फिर डायऑप्टर लिख दो, या फिर 0.5 डायऑप्टर बड़का D। तो ये हो गया हमारा लेंस की क्षमता। समझ में आ गई बात, बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, कौन है, डायऑप्टर है, सही किया था बच्चे ने। किसी बिंदु वस्तु से, ठीक है, निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु। जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, या तो मिले रियल में या तो सपने में मिले, मिलना तो पड़ेगा। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, एक आरेख द्वारा व्यक्त करें। आप कोई भी केस उठाकर यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, कौन सा लेंस, कौन सा आप लीजिएगा, आपका मन जो करे वो ले लीजिए, ठीक है। ये वाला ये ले लीजिए, वहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। तो ये भी सही होगा। आ गया, ये रहा एक लेंस का प्रकाश। चलिए हम बता ही देते हैं, क्या ही आप लोगों पे छोड़ें, ऐसे भी ठंडी लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं, पढ़ाई करने पे ठंडी नहीं लगती है, आप लोग किए हैं ऐसा महसूस, पढ़ाई करते रहेंगे मस्त नंगे पढ़ाई कीजिए, ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा कीजिएगा, ठीक है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट भी कम नहीं होना चाहिए एकदम। चलिए, अब क्या होता है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, कहीं भी रख लेते हैं, F1 2F1 F2 और 2F2 यहाँ पे रख लिया। अब हम कहाँ पे ले ऑब्जेक्ट, अब बताइए। ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं हम 2F1 पर। चलिए, ये रहा हमारा कोई वस्तु। अब इसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करें, दूसरा कलर यूज करेंगे। कलर तो ढेरों है, जो मन करे यूज करेंगे। ये रहा पैरेलल किरण, समानांतर किरणें हैं तो वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। हो गई पास, हो गई, बहुत बढ़िया। अब दूसरा कहाँ से लेंगे हम, ये यहाँ से लेंगे, ओ से, ठीक है, प्रकाश केंद्र से गया, हाँ, काहे नहीं जा रहा है प्रकाश केंद्र से, लेकर जाएंगे हम, प्रकाश केंद्र से गया तो ये सीधे निकल जाएगा, ये कहीं नहीं मुड़ेगा, ना हम नहीं मुड़ेंगे। ये बना दिया हमारा इमेज। दोनों का इमेज क्या होगा, ये जितना का ये है उतना ही का ये है, ठीक है। हमसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को, आशा करते हैं बहुत मज़ेदार लगा होगा। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा कि सर लेंस में दर्पण में क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर हो फिर भी तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे उसका निवारण का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।